Sir, type of data that can store function can be return. हिंदी में बोलो, हिंदी में बताओ क्या समझते हो, डेटा टाइप से क्या समझते हो? इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रहा है एक्सप्रेस करने में तो हिंदी में भी बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? सर वेरिएबल को वो स्टोर करता है और फंक्शन को रिटर्न करता है। यही सर, सेम सर। और ये अभिलाषा 4 टाइप कुमार, के होते, डेटा टाइप 4 टाइप के होते हैं। नहीं वो टाइप तो ठीक है, टाइप तो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ डेटा टाइप से आप क्या समझते हैं, या डेटा टाइप क्या है? ठीक है, वो तो ठीक है, एग्जाम में हम लोग लिख देंगे, इसके प्रकार को भी लिख सकते हैं, जितना लंबा चौड़ा आंसर देंगे नंबर हमको मिलेगा, बट दिस इज नॉट। सर तो ये वेरिएबल को स्टोर सर कर रहा है और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। सर डाटा को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इंटीजर है या फिर फ्लोट है या ये सब। हु इज दिस नेम? अभिलाषा सर। ओके ओके, एनीवन एल्स? कोई अदर कुछ अदर पता है इसके बारे में, अलग से और कुछ पता है या इतना ही? डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ डेटा। अर्चना कुमारी, ओके, साइज ऑफ डेटा, ठीक है, ओके। और कुछ? ये प्रॉब्लम कर रहा है बार बार। और कुछ अगर किसी को पता हो, और कुछ? देखिए ऑल ओके, जूही कुमारी का थोड़ा सा आंसर करेक्ट नहीं है, वो स्टोर नहीं करता है, ठीक है। डेटा टाइप वेरिएबल को सर स्टोर नहीं होल्ड करता करता, है। नॉट होल्ड, वेरिएबल होल्ड करता है वैल्यू को, डेटा टाइप कुछ भी सर होल्ड ये नहीं करता वेरिएबल है। को तो स्टोर करता है ना, जिस डाटा के जो टाइप के वेरिएबल होते हैं उसको तो स्टोर करता है। नहीं नहीं, डेटा टाइप इज नॉट ए लोकेशन और एनीथिंग, ठीक है। डेटा टाइप इज टू स्पेसिफाई which type of data variable will store. Try to understand. Data type is used to specify which type of data variable will store or a function or method can return. कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेटा टाइप यह बताता है कि एक वेरिएबल किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा या एक मेथड किस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा। डेटा टाइप इज नॉट मेमोरी लोकेशन, डेटा टाइप इज नॉट रेफरेंस, ठीक है। डेटा टाइप इज टू स्पेसिफाई which type of value a variable will hold or store or a method can return. क्लियर हुआ सबका? सबका क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एवरीवन क्लियर? जूही कुमारी, करेक्ट इट, ठीक है। डेटा टाइप कुछ भी स्टोर नहीं करता है, ठीक है। डेटा टाइप वेरिएबल को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स. There are two categories of data types. First one is primitive, another one is non-primitive. Primitive is also known as built-in data type or primary data type. ठीक है. Non-primitive is also known as user-defined data type or derived data type. ठीक है. हालांकि उसको अलग अलग कैटेगरी में और भी लोग अलग अलग कर देते हैं, डिराइव्ड को अलग रखते हैं, यूजर डिफाइंड को अलग रखते हैं, बट ओके, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव इज टू कैटेगरी. प्रिमिटिव मतलब पहले से बना हुआ, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो हम लोग डिफाइन करेंगे, जो हम लोग बनाएंगे. प्रिमिटिव के अंदर 4 प्रकार है, बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट. 4 अलग अलग तरह का डेटा. बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है. अगर हमको एक वेरिएबल के अंदर ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना हो, ये जनरली कंडीशनल के जगह पे यूज होता है, तो वैसे केस में हम लोग बुलियन का यूज करते हैं.
कैरेक्टर, char data type, any type of value it can store, any type of character, a single character, any type of a single character like digit, like number, like symbol, everything, but it will treated as a character. अगर हम उसके अंदर 5 डालते हैं तो उस 5 को हम नंबर के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, कैरेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीजर, जिसमें कि हम लोग सारा का सारा नंबर वाला चीज यूज करते हैं। इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसको यूज करते हैं। बट अब यहाँ पर ये भी डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा नंबर स्टोर करना है, कितना छोटा नंबर स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप का एक और काम होता है, अर्चना कुमारी जो कहना चाह रही थी, कि ये साइज बताता है, ठीक है, कि हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में कितना मेमोरी एलोकेशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लो हमको जरूरत है छोटे जगह का, मतलब हमको जरूरत है 1 BHK का, हमको जरूरत है एक सिंगल रूम का, ठीक है, आई एम ए बैचलर, हमको एक सिंगल रूम चाहिए, ठीक है, तो हम क्यों एक बड़ा सा फ्लैट क्यों ले लें, क्यों हम वेस्टेज ऑफ मनी करें, क्यों हम वेस्टेज ऑफ स्पेस करें, ठीक है। अगर हम मेरा काम एक रूम में ही काम हो जाएगा तो हम क्यों एक फ्लैट क्यों लेंगे हम। तो सिमिलरली अगर मेरा रिक्वायरमेंट लेस डेटा का है, मतलब छोटा डाटा है, छोटा कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर होना चाहिए, पिछले क्लास में एक चीज हम बोल दिए थे कि बड़ा वैल्यू तो ठीक है छोटा वैल्यू के लिए नहीं, निगेटिव वैल्यू तो जितना जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, ठीक है। -1 इज ग्रेटर देन -5, राइट, 1 इज लेस देन 5 बट -1 इज ग्रेटर देन -5। तो वैसे केस में थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करता है। तो लॉन्ग जो है वो जितना बड़ा वैल्यू स्टोर करेगा, निगेटिव में भी वो उतना ही छोटा वैल्यू स्टोर करेगा। तो कहने का मतलब उसका रेंज क्या होने वाला है, बड़ा छोटा से नहीं मतलब है। बड़ा छोटा अगर कहते हैं तो निगेटिव के केस में उल्टा हो जाएगा, निगेटिव के केस में -1 तो बड़ा है, -5 छोटा है ना, -32,768 जो है वो छोटा है, -1 बड़ा है। तो हम बड़ा के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि रेंज क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो रोल नंबर है, अगर मान लो रोल नंबर है, तो रोल नंबर हमारे इस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो रोल नंबर फ्रॉम 1 to 100 ही होगा ना। तो वहां पे हम क्यों इंट टाइप का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको तो उतना रेंज है ही नहीं, हम जानते हैं कि मेरा रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक के बीच में ही होगा। तो why we will use integer, we will use byte. Byte is the smallest कह सकते हैं साइज को ऑक्यूपाई करने वाला डेटा टाइप है इंटीजर टाइप में, ठीक है। बाइट से छोटा नहीं है, बाइट तो हमको यूज करना ही होगा। आपको होगा कि सर 100 तक ही है तो बाइट भी तो बड़ा है ना, कितना स्पेस है बाइट का, कितना साइज है, अगले स्लाइड में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर उससे ऊपर अगर है तो शॉर्ट, उससे ऊपर है तो इंट, उससे ऊपर है तो लॉन्ग। एज पर अब कहोगे सर हमको पहले से कैसे पता रहेगा यूजर क्या डालेगा, तो हम कैसे बता रहे हैं कि रोल नंबर अगर हम यूजर से लेंगे तो नॉर्मली हम ये सोचेंगे कि रोल नंबर कितना हो सकता है, क्लास का रोल नंबर कितना हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है तो फिर बड़ा नंबर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, मान लो तुम्हारा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, राइट, बट क्लास का रोल नंबर तो छोटा ही रहता है। तो हम क्या लेने वाले हैं, उसमें हम एजम्पशन करेंगे कि ये यूजर क्या दे सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर वो यूजर किसी भी केस में बड़ा वैल्यू डालेगा तो फिर हम बड़ा साइज एलोकेट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मेमोरी छोटा एलोकेट कर दिए, मतलब 50 बारात को रुकने का जगह हम लोग पहले बात किए कि भाई कितना बारात आओगे, तो 50 का व्यवस्था हम लोग कर दिए, अब बारात 100 आ जाए तो दिक्कत है। अगर 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 लड़के वाले जो है बोले हैं कि हम 100 बारात लेके आएंगे, 50 ही लेके आए, ठीक है, आप कम लेके आए, ठीक है, हम व्यवस्था तो 100 का किए थे, ओके, बट अगर हम 50 का व्यवस्था किए हैं 100 बारात आ जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो देखना होता है, बिल्कुल रियल लाइफ से बिल्कुल जोड़ करके सीखना है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। सी इन मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग नथिंग इज इमेजिनरी, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज रियल, ठीक है। और बिल्कुल रियल लाइफ से उसको हम जोड़ सकते हैं, और जब तक हम रियल लाइफ से उसको नहीं जोड़ते हैं तब तक हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोट एंड डबल, ठीक है, दशमलव वाला नंबर, ठीक है। तो इसमें भी रेंज है,
कैसा नंबर है, दशमलव के बाद कितना कितना डेसिमल पॉइंट हमको कवर करना है, अगर उससे ज्यादा करना है तो डबल, अगर उससे कम करना है तो फ्लोट। एरे, क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग, एनम, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका अभी कोई डिस्कशन नहीं है, बस ये नाम होता है, ये नाम आप पता रखिए, आगे चल के हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, डेटा टाइप्स इन जावा, राइट, डेटा टाइप्स इन जावा। यहां पे हम इस डेफिनेशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये हम पिछले क्लास में बोल रहे थे करना है, क्या करना है, तो डेटा टाइप्स is used to specify which type of data a variable can store or a method is nothing but a function or method can return। मोस्टली डेटा टाइप का यही यूज हम लोग करते हैं, मोस्टली यही यूज करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वाला जो कंसेप्ट है ये नीचे चला आया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। आई थिंक सबको विजिबल होगा, ठीक है। अब है कि जैसा हम जानते हैं कि जब कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, ओके। पहला तो ये होता है कि अगर हम इंट एक्स मान लो लिखते हैं, वेट, अगर हम मान लो, अगर हम लिखते हैं इंट एक्स, ठीक है, तो पहला क्या होगा, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि जो हमारा एक्स है वो किस टाइप का है, सॉरी एक्स क्या है, किस टाइप का है ये तो बाद की बात है, पहले तो पता चलेगा एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है। इसके बाद पता चलेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप मेमोरी में कितना एलोकेशन करेगा, इंटीजर टाइप मेमोरी में 32 बिट्स, कहने का मतलब 4 बाइट, कहने का मतलब 4 बाइट एलोकेशन करेगा। इसका रेंज क्या होने वाला है, ये बात का बात है। यहां अब एक प्रोग्राम में जब हम ये लाइन लिखते हैं तो ये तीन चीज तो क्लियर हो जाता है, एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये एक्स एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा और कंप्यूटर में ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। इसके बाद इसका रेंज क्या होने वाला है, तो -2⁻31 से लेकर +2⁻31 -1, ठीक है। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला को ही लिख दिया, कैलकुलेशन भी नहीं किया है, आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू वहां पे आने वाला है वो वैल्यू यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। -2⁻n -1 to +2⁻n -1 -1 where n is n क्या है यहाँ पे, इस फॉर्मूला में n क्या है, इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में n क्या है, टेल मी, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, कितना वो बिट्स एलोकेशन किया है वो n का वैल्यू है, वो वैल्यू हम डालेंगे और हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, राइट। वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3,
ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जावा के बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, बिल्ट इन क्लास का यूज करके उसके प्रॉपर्टीज को या उसके डेटा मेंबर को प्रिंट करवा के हम जो है वैल्यू प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। मतलब हम खुद से कुछ नहीं किए हैं, पहले से जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसको हम लोग केवल प्रिंट करवाए हैं। तो यहां पर बेसिकली दो चीज क्लियर हो रहा है, एक तो कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं पहला, दूसरा स्ट्रिंग और किसी अदर फॉर्मेट को, मतलब अदर फॉर्मेट क्या कहोगे, अदर टाइप को, इंटीजर हो, फ्लोट हो, जैसा भी हो, उस टाइप को कैसे कॉन्केटेनेट करके एसओपी में प्रिंट करवाया जाता है system.out.println में। तो हमको लगता है कि ये लाइन सबका क्लियर है, ये लाइन सबका क्लियर है। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। if anyone have any doubt in this line, then ask. This is doubt class. You should not have any doubt after the class. You should not have any doubt after the class. If anyone have any doubt, then ask. Are you asking? Tell me. On the chat box, just type on the chat box. Just type on the chat box if you have any doubt. If no doubt, then reply okay. Then reply okay. If you don't have any doubt, then reply okay. All clear. All clear. रिप्लाई क्या होता है, रिप्लाई करने में दिक्कत आता है क्या सर? व्हाट अबाउट प्लस? हाँ, तो यही तो क्वेश्चन था। तो इतना देर में रिप्लाई क्यों आता है? रिप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? मतलब फोन से जब तुम कनेक्ट होते हो तो चैट बॉक्स तुम्हारे सामने नहीं होता है क्या? इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन जस्ट शेयर, ताकि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए, अगर निकलना संभव हो तो। नहीं हो तब तो कोई उपाय नहीं है। जैसे कि देखो, आज हम चैट का सॉल्यूशन निकाले ना, पहले हम ज्वाइन करते थे एज ए स्टूडेंट, है ना, मोबाइल से ज्वाइन करते थे, फिर मोबाइल से चैट देखते थे, है ना। अब उसका उपाय निकाले कि नहीं, स्क्रीन को थोड़ा छोटा रखते हैं और चैट बॉक्स को भी वहीं सामने में रखते हैं, तो ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसी तरह से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम जब आएगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर तुमको कुछ सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं तो वीडियो देखते देखते चैट करने में प्रॉब्लम आता है, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, सॉल्यूशन कुछ अगर होगा तो बताएंगे। और अगर नहीं आता है तो फिर इतना टाइम क्यों लगता है, टाइप करने में इतना टाइम क्यों लगता है? जैसे यहाँ क्वेश्चन आया, प्लस का क्या मतलब है? यहाँ प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, यहाँ प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन है। कॉन्केटिनेशन, दो चीज को जोड़ना, कॉन्केटिनेट करना, ठीक है। यहाँ पर साइज ऑफ इंट इक्वल टू जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जिसको डायरेक्टली हम आउटपुट में प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। हम साइज ऑफ इंट को डायरेक्टली आउटपुट में प्रिंट करेंगे, बट इंटीजर डॉट साइज जो है इसको हम आउटपुट में डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेंगे। इंटीजर डॉट साइज का जो वैल्यू रिटर्न आएगा, ठीक है, जो वैल्यू इसका होगा वो वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमको उस वैल्यू के साथ जोड़ना है बिट्स। तो बिट्स क्या है, सबके लिए फिक्स है, बिट्स का तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे? फिर प्लस लगाएंगे, और जब भी कोई स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवाना होता है तो डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखा जाता है। ये तो पता होगा, ये तो पता होगा, कभी अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा डबल कोट में हम लोग रखते हैं। तो साइज ऑफ इंट इक्वल टू, दिस इज स्ट्रिंग, अदर वन इज इंटीजर डॉट साइज, दिस विल रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगेन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये तीनों को जोड़ना है तो प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। ओके 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 है। नीचे वाला वही कंसेप्ट है, नीचे वाला में वही कंसेप्ट है, मैक्सिमम इंट वैल्यू इक्वल टू प्लस इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि सर ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लिखने से कैसे उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा,
तो इसके बारे में ज्यादा नहीं, बट इतना तुमको पता होना चाहिए कि जावा में इंटीजर नाम का एक प्री डिफाइंड क्लास है और उसके अंदर क्लास के अंदर मैक्स वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल। ठीक है, तो उस वेरिएबल के अंदर उसका मैक्सिमम वैल्यू स्टोर किया गया है, पहले से प्री डिफाइंड है। जब हम उस चीज को लिखेंगे तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। कहोगे सर डायरेक्ट मैक्स वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्यों लिखेंगे? क्योंकि कभी भी क्लास मेंबर को आइदर ऑब्जेक्ट के थ्रू या क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। कब ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, कब क्लास के थ्रू कॉल करेंगे? जब वो मेंबर स्टैटिक होगा तो हम ऑब्जेक्ट, तब हम क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। अगर वो मेथड स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये ओवरऑल इतना बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि धीरे धीरे तुमको दिमाग में ये चीज बैठ जाए। हम समझ रहे हैं कि अभी आप क्लास नहीं समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सारे चीजों को, बट दिमाग में ये सब बैठ जाएगा तो आगे चल के जब वो सब चीज आएगा तो उसको समझ पाओगे। ठीक है, ओके। आई थिंक इस प्रोग्राम में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम में अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल क्लोज इट इन एनी लाइन। देखो नीचे वाले लाइन में जरा ध्यान देना, नीचे में कुछ ऐसा है जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे कौन सा? तो मिनिमम कैर वैल्यू, ये पहले से डिफाइंड नहीं है। अगर तुम यहाँ पे लिखते हो ना कैर डॉट मीन साइज, तो वो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो नहीं डिफाइंड है तो हम लोग उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दिए, क्योंकि हमको तो पता है। ओके ठीक है, जावा में ये डिफाइंड नहीं है, बट हमको तो पता है ना कि कितना वैल्यू है। उसी तरह से साइज ऑफ बूल जो है ये भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर तुम लिखते हो बूलियन डॉट साइज तो वो प्रिंट नहीं करेगा। लेट मी ट्राई कि प्रिंट होता है या नहीं होता है, करके ही देख लेते हैं। बूलियन डॉट साइज लिख कर देख लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। फाइल, सेव, विंडो आर, cmd, e, cd जावा, जावा सी, example3.java, compilation successful, output क्या किए थे हम लोग पूरे को डबल कोट के अंदर रखे थे, तो वो उसको फुल्ली प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये लाइन, देखो ये लाइन, साइज ऑफ बूल इक्वल टू बूलियन डॉट साइज, पूरे के पूरे वैल्यू को प्रिंट कर दिया, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, पूरा का पूरा डबल कोट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है एरर आ जाए या हो सकता है प्रिंट हो जाए, आई एम नॉट कंफर्म। बूलियन डॉट साइज अगेन प्रिंट कर रहा है। बूलियन डॉट साइज अगेन प्रिंट कर रहा है। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम को सेव नहीं किए थे, राइट? यू मस्ट, इफ यू चेंज द कोड देन यू मस्ट सेव योर प्रोग्राम। अब देखो एरर आ गया, एरर आ गया ना? क्या एरर आया? कैन नॉट फाइंड सिंबल बूलियन डॉट साइज। ये साइज जो है ये बूलियन वेरिएबल, ये बूलियन क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये कैसे प्रिंट करेगा? ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि कैसे ये एरर आता है, और बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। एरर जो आया या फिर वो जो प्रिंट कर दिया, ये सब ओके। नाउ इट्स ओके, so I am closing it. Now I will go to slide, next slide, variable and constant. ठीक है, variable and constant. A variable is a named location, is a named location जो कह लो, used to store a value in computer memory which may change during the execution of program, whereas constant value cannot be changed. ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? दोनों नाम है,
दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर होता है। वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैसे बनाएंगे कांस्टेंट को? तो पहले वेरिएबल कैसे बनाएंगे? तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, डेटा टाइप, यहां पर लिख देना चाहिए, यहां पे नहीं लिखा गया है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। दिस इज द वे ऑफ declaring a variable, final data type constant। जब कांस्टेंट बनाते हैं तो आई थिंक कांस्टेंट में वैल्यू डालना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। वेरिएबल में वैल्यू डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है, बट कांस्टेंट के नाम पे वेरिएबल वैल्यू डालना होगा, क्योंकि वो जब कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या है, क्योंकि वो तो फिक्स होने वाला है, ठीक है। पहले देखो इंट एक्स, इंट एक डेटा टाइप है, एक्स एक वेरिएबल का नाम है। इंट ए कोमा बी मतलब दो वेरिएबल सेम टाइप का है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे इंट ए फिर इंटर इंट बी फिर इंट सी इंट डी, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक है। मल्टीपल डिक्लेरेशन, एक साथ एक ही टाइप का मल्टीपल वेरिएबल को हम एक साथ डिक्लेयर कर देंगे। इंट एन को इक्वल टू 10 वेरिएबल है और वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू करने का मतलब अभी ये वैल्यू है, जरूरत होने पर वो चेंज भी हो सकता है, अगर चाहेंगे तो प्रोग्राम के अंदर उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट इनिशियली हमने उसको क्या दिया, 10 दिया, हालांकि इसको 0 देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नॉर्मली हम लोग इनिशियल वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है। ऑलवेज प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यू को 0 डाला जाता है, ठीक है। 10 डाल, ओके 10 भी डाल सकते हैं, बट नॉर्मली 0 डाला जाता है, ठीक है। फाइनल फ्लोट पी आई इक्वल टू 3.14 एफ, अब यहां समझना है एफ, ठीक है। फाइनल क्यों लगाया गया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। फ्लोट क्यों लगाया गया, क्योंकि वैल्यू जो है वो दशमलव वाला है। पी आई क्या है, ये नाम, नेम है, नेम ऑफ कांस्टेंट। 3.14 इज द वैल्यू एंड एफ इज फॉर फ्लोट वैल्यू। अगर फ्लोट वैल्यू है तो उसके लास्ट में एफ लगाना नेसेसरी है। पिछले क्लास में बहुत अच्छा एरर आया था हम लोग का एल के लिए, है ना, हम लोग एल नहीं लिख रहे थे लॉन्ग में, तो वो बार बार इंटीजर ले रहा था और हमको प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। बाद में पता चला कि अच्छा लॉन्ग के लिए फिर अंत में एल लगाएंगे तो जाके काम करेगा, और फिर हम लोग नोट को जब ये किए तो नोट में ऑलरेडी एल लिखा हुआ था, राइट, ठीक है। तो ये होता है, कभी कभी गलती से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, तो गलती होना भी जरूरी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग है, तो लॉन्ग में भी जब हमको वैल्यू को लॉन्ग बनाना है, देखो इसका दो केस है। एक तो अगर इंटीजर के बाहर है, जैसे लॉन्ग काउंट इक्वल टू इंटीजर के बाहर उसका रेंज अगर हम डालते हैं, तब तो वो समझ जाएगा कि ये इंटीजर नहीं है, ये लॉन्ग है। लेकिन अगर मान लो ऐसा वैल्यू है जो इंटीजर में भी एप्लीकेबल है, लॉन्ग में भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट, तो वो कैसे समझेगा कि ये जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है या लॉन्ग वैल्यू है? तो अंत में जब एल लगा देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये लॉन्ग में ही इसका यूज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग जो है वो इंटीजर को भी होल्ड करेगा और लॉन्ग को भी होल्ड करेगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो कोई पिताजी हैं, पिताजी के का दो लड़का है, तो पिताजी तो दोनों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, बट दो जो लड़का है वो तो अलग अलग है ना, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। वो पिताजी को केयर करेगा कि नहीं करेगा वो पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं। डबल डेटा इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर डी लगाना, तो डी जो है डबल के लिए डी नॉट नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जो है वो क्या होता है, डबल ही होता है। अब यहां पे कहोगे सर यहां पे एल लगाए तो इंटीजर के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर होता है, तो इंटीजर में हमको लगाने का जरूरत नहीं है, बट लॉन्ग में लगाना पड़ेगा। कैर सी इक्वल टू सिंगल कोट, कैरेक्टर वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। कैरेक्टर अभी हम बोल रहे थे ना, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है, उसी तरह से कैर वैल्यू जो है उसको हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। कभी भी यूज करेंगे तो सिंगल कोट में यूज करेंगे, ठीक है। बूल बी इक्वल टू ट्रू, और बुलियन वैल्यू को क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, ठीक है।
कोई भी बाय डिफॉल्ट बूल वैल्यू फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दीज आर द क्या कहोगे, these are the examples to declare a variable or a constant. Next, टाइप कास्टिंग इन जावा। टाइप कास्टिंग का मतलब हुआ कि अगर मान लो हम इंटीजर टाइप का वैल्यू बना डिक्लेयर किए और अगर उसके अंदर हम लॉन्ग टाइप के वैल्यू को स्टोर करवाना चाहें तो क्या होगा। हम एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को डिक्लेयर किए, ए वेरिएबल को डिक्लेयर किए, उसके अंदर हम लॉन्ग का वैल्यू अगर डलवाना चाहेंगे तो क्या होगा। या अगर हम लॉन्ग वैल्यू को बनाए हैं और उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू डालना चाहेंगे तो क्या होगा। इसी तरह से अगर हम मान लो फ्लोट का एक वेरिएबल बनाए हैं तो क्या उसके अंदर इंटीजर का वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और अगर हम इंटीजर वैल्यू वेरिएबल बनाए हैं तो क्या उसके अंदर फ्लोट का वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। बस यहां पर एक ही चीज है कि हमारा जो टाइप कास्टिंग है वो सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, टाइप कॉम्पेटेबल। टाइप कॉम्पेटेबल, इसको हाईलाइट कर दो, ये वर्ड जो है अक्सर हम भूल जाते हैं, इसको हम हाईलाइट कर दिए। टाइप कॉम्पेटेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉम्पेटेबल नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बूल का वैल्यू क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर हम इंटीजर के अंदर बूल वैल्यू को स्टोर करवाना चाहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इंटीजर के अंदर अगर हम बूल वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह बूल के अंदर अगर इंटीजर वैल्यू डलवाना चाहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो टाइप कॉम्पेटेबल नहीं है। अब अगला एग्जांपल लो, कैरेक्टर के लिए। अगर कोई कैर वेरिएबल है, उसके अंदर अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू डालते हैं तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। एनीवन कैन रिप्लाई, एनीवन कैन रिप्लाई। अगर हम एक वेरिएबल कैर सी बनाते हैं और वहां इक्वल टू हम लिखते हैं 5, तो इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय जेवीएम। यस, टेल मी। यस, इट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो एक्चुअली जब हम कोई नंबर डालते हैं तो वो उसको ट्रीट करता है एस की वैल्यू के रूप में। अगर स्टार्टिंग पढ़े होगे, सी प्रोग्रामिंग में भी बताए हैं, और नॉर्मल कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर तो हमसे तुम लोग नहीं पढ़े हो। बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी जब हम पढ़ा देंगे तो कंप्यूटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली कोई वैसा कंसेप्ट नहीं रहेगा, मतलब बहुत हायर लेवल का चीज तो रहेगा ही ना, लेकिन जो चीज होना चाहिए कंप्यूटर स्टूडेंट को, जो नॉलेज होना चाहिए, वो सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो एस की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। हर कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई वैल्यू रिजर्व होता है, ठीक है। तो जब हम कोई वैल्यू डालते हैं तो वो उसको एस की वैल्यू के रूप में ट्रीट करेगा, और उसके लिए जो कैरेक्टर होगा, जो रिस्पेक्टिव कैरेक्टर होगा, वो उस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो हमको बताओ कि अगर हम लिखते हैं कैर सी इक्वल टू 65, लेट मी राइट, I am writing char C equals to 65, और अगले लाइन में हम C को प्रिंट करवा दें, मान लो इस तरह से SOP C को हम प्रिंट करवा दें। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, कैन एनीवन टेल। ए, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि 65 इज द ASCII कोड फॉर कैपिटल ए। तो जब हम 65, ओके मिटा दिए, हम अभी बताना ही था, पहले ही मिटा दिए। जब हम
65 लिखेंगे तो वो उसके कैरेक्टर को, उसके लिए जो कैरेक्टर अवेलेबल है, जो जो उसका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बताओ कि इंटीजर के अंदर कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं क्या? इंट x इक्वल टू ए, अगर हम ऐसा लिखें तो ये हम भी ट्राई नहीं किए हैं, ट्राई करके देखना। इंट x इक्वल टू ए लिखो तो क्या होता है। ठीक है, टाइप कास्टिंग करवा के भी देख लो, टाइप कास्टिंग करवा के भी देख लो क्या होता है। हमने ट्राई नहीं किया है, ठीक है, तो हम श्योर नहीं बताएंगे। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइप कास्टिंग भी अगर करेंगे तो नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, अब यहां पर टाइप कास्टिंग तो समझ में आ रहा होगा कि जब हम कंफर्टेबल है और जब हम उसके अंदर चेंज करवा रहे हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में जा रहे हैं, तो टाइप कास्टिंग करते हैं। अब ये टाइप कास्टिंग दो तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग मतलब सिस्टम उसको खुद से कर लेगा, सिस्टम उसको खुद से कर लेगा। जैसे लॉन्ग लॉन्ग एक्स इक्वल टू 20, लॉन्ग एक्स इक्वल टू 20 इंटीजर वैल्यू होगा, नहीं तो 20L लिखेंगे तो वो लॉन्ग होगा। नॉर्मली 20 जो है, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, 20 में अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे लिखो, इंट 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 x इक्वल टू 5 लॉन्ग एक्चुअली हमको कीबोर्ड से लिखना पड़ता है, इसीलिए लॉन्ग y इक्वल टू x, लॉन्ग y इक्वल टू x। अब देखो y जो है वो लॉन्ग टाइप का है और हम उसको उसमें क्या वैल्यू डाल रहे हैं, इंट टाइप का वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, ये अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा? लॉन्ग में। ठीक है, x का वैल्यू लॉन्ग में जा रहा है तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो अगेन वही एग्जांपल, अगर एक क्लास में, अगर एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट बैठ सकता है और हम कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे क्लासरूम में जहां पर कि 50 बच्चा बैठा हुआ है, हम कह रहे हैं कि चले जाओ इस क्लासरूम से उस क्लासरूम में चले जाओ, क्या प्रॉब्लम होगा? 100 कैपेसिटी है, 50 बच्चा जा रहा है, आराम से बैठेगा, नो प्रॉब्लम, नथिंग। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा अगर हम कहें कि एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठने का जगह है और किसी दूसरे क्लासरूम में 100 स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम उसको कहें कि जाओ उस क्लास में जाके बैठ जाओ, प्रॉब्लम होगा। हो सकता है बैठ भी जाए, हो सकता है बैठ जाए, हो सकता है कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट नहीं बैठ पाए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट नहीं बैठ पाए। ठीक है, हो सकता है, ये मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे हम लोग कि उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसको फिर हम टाइप कास्टिंग करवाएंगे। टाइप कास्टिंग करवाने से क्या होगा कि हम उसको ये श्योर करवा देंगे कि भाई अगर तुम्हारा कुछ स्टूडेंट नहीं बैठ पाता है तो इसमें जिम्मेदारी आपकी है। लॉस ऑफ डेटा, डेटा में लॉस, लॉस ऑफ डेटा, डेटा में लॉस। ठीक है, तो वैसा केस करके हम लोग उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करवाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का कन्वर्जन हम लोग करवाते हैं टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है? कास्टिंग अप, इट इज डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर, इफ वी डू नॉट परफॉर्म कास्टिंग देन द कंपाइलर रिपोर्ट्स ए कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब हम देख ही लेते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग उसको देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि टाइप कास्टिंग से रिलेटेड है, तो क्यों ना हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देख ही लें।
ओके, यहां देखिए इंट x इक्वल टू 1 2 3 4 5, डबल d इक्वल टू x, लॉन्ग l इक्वल टू x। डबल डी के अंदर x के वैल्यू को स्टोर किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डबल का स्पेस ज्यादा है, वैल्यू छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंप्लिसिट कन्वर्जन कर लेगा। लॉन्ग l इक्वल टू x, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी कर लेगा। x इक्वल टू x, d इक्वल टू d, l इक्वल टू l, प्रिंट करवा दिए। बाइट b इक्वल टू 10, फ्लोट f इक्वल टू 123.45, ठीक है। शॉर्ट s इक्वल टू, अगर हम यहां पे ये काम नहीं करें, यहां ध्यान देना भाई, ये हम अगर यहां से हटा दें, हम लिखेंगे शॉर्ट s इक्वल टू f, मतलब शॉर्ट का जो है रेंज छोटा है और उसके अंदर हम फ्लोट वैल्यू जिसका रेंज बड़ा है वो वैल्यू उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पे सेव करते हैं और रन करवाते हैं। क्या दिया, इनकॉम्पेटेबल टाइप, ठीक है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू शॉर्ट, ठीक है। लॉसी कन्वर्जन मतलब डेटा में लॉस, तो हमको यहां पे क्या करना होगा, हमको यहां लिखना होगा शॉर्ट। तो अब क्या होगा, ये शॉर्ट जब हम लिख रहे हैं तो अब हम फ्लोट को पहले शॉर्ट टाइप में कन्वर्ट करवा दिए, फिर इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो अब अगर कोई डेटा लॉस होता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रोग्रामर की है, वो करवा रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, सिस्टम नहीं कर रहा है, लेकिन हम करवा रहे हैं। देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, है ना। अब हम क्या बोले कि कोई जरूरी नहीं है कि डेटा लॉस हो ही जाएगा, डेटा में, ठीक है, हो सकता है जब उसको एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो उसके लिए करेगा, ठीक है। जैसे हम यहां पर इस एग्जांपल को और थोड़ा सुधारते हैं, जैसे मान लो यहां पे क्या होगा, मान लो लेट मी गिव एग्जांपल, मान लो क्लास ए है, क्लासरूम, क्लास मतलब यहां पर वो क्लास नहीं, क्लासरूम वाला क्लास, क्लास ए है, इसके अंदर 50 स्टूडेंट बैठ सकता है, 50 स्टूडेंट इसके अंदर बैठ सकता है, ओके। क्लासरूम बी है, क्लासरूम बी, इसके अंदर 100 स्टूडेंट बैठ सकता है, बैठ सकता है, दिस इज कैपेसिटी। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है, इसके अंदर 30 स्टूडेंट बैठा हुआ है और हम इसको बोल रहे हैं कि तुम क्लासरूम बी में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, 30 स्टूडेंट जा रहा है, प्रॉब्लम क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्लासरूम बी है, इसके अंदर कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट का, लेकिन बैठा है 40 स्टूडेंट ही, अभी इसमें बैठा है केवल 40 स्टूडेंट, और हम इसको कह रहे हैं कि तुम क्लासरूम ए में जाओ। क्लासरूम ए का कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट का और ये 40 वैल्यू यहां जाना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या दिक्कत होगा, चला जाएगा आराम से, है ना। बट अगर मान लो अगर इसके अंदर 60 स्टूडेंट बैठा हुआ है और अब अगर हम कहते हैं कि तुम क्लासरूम ए में चले जाओ, अगर हम कहते हैं तुम क्लासरूम ए में जाओ, तो अब यहां पर हो सकता है कि इसमें से 10 स्टूडेंट, मान लो 10 में 5 एडजस्ट कर ले, ये भी होता है, 5 किसी तरह एडजस्ट कर ले, लेकिन 5 स्टूडेंट को तो दिक्कत होगा, वो वहां नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन, क्लियर हुआ ये चीज, ये चीज अगर क्लियर हुआ तो जस्ट रिप्लाई यस, इफ इट इज क्लियर देन गिव मी ए थम्स। ओके ओके,
So this is typecasting. Now come to input output in Java. टाइम हमारा खत्म हो रहा है। आपको ये बात बता दें पहले कि पिछले क्लास में हम लोग बफर्ड रीडर वाला जो एग्जांपल देखे थे, जो कंसेप्ट था, उसको हम अभी यहां से हटा दिए हैं। सी ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। इसलिए क्योंकि बफर रीडर वाला में हम देख रहे थे कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर ही आपके लिए बहुत है, और बफर रीडर का जब एग्जांपल देंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा। हम लोग उसको उठा करके लास्ट में ले गए हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वगैरह पढ़ लेंगे ना, तब हम लोग एक बार पढ़ लेंगे इनपुट आउटपुट इन जावा, और वहां पर यूजिंग बफर रीडर का एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। तो उसमें एक और चीज है, फॉर्मेटेड आउटपुट लाना, तो वो भी कंसेप्ट यहीं पर था, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये जो है थोड़ा सा घनचक्कर करता, तो हम उस टॉपिक को ही वहां से हटा दिए हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि जावा में आउटपुट तो हमको पता है, आउटपुट कैसे दिखाते हैं, ऑलरेडी वी नो, ठीक है। इनपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम इनपुट लेने के लिए नहीं सीखे हैं। तो इनपुट लेने के लिए नॉर्मली आप याद रखिए, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में system डॉट इन, ये लाइन लिखेंगे। फिर जिस वेरिएबल के अंदर हमको इंटीजर लेना है उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट लिख करके हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करवा देंगे। n के अंदर यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट में ले लिया जाएगा। अब लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब यूजर से इनपुट दिलवाएं तो उसके पहले एक मैसेज दे दें कि इंटर वैल्यू ऑफ n, अदरवाइज यूजर को नहीं पता होगा हमसे किस टाइप का वैल्यू मांग रहा है। जैसे हम लोग अभी जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसमें जनरली हम लोग ये सब मैसेज नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं कि वो प्रोग्रामर के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है, यूजर के द्वारा, नॉर्मल यूजर के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। तो हम लोग जानबूझ के उस तरह का काम करते हैं, ठीक है। हम लोगों के ट्रेनिंग में इस तरह का कंसेप्ट है, लेकिन आप लोगों के ट्रेनिंग में ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा। आप लोग अभी बिगिनर्स हैं और आपको मान के चलना है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ये मेरे द्वारा यूज होगा और अभी हम एक यूजर हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप कोई वैल्यू लेंगे यूजर से तो आप उसको एक मैसेज देंगे कि भाई ये वैल्यू इंटर करो, इंटर x, इंटर y, इंटर ए नंबर, इंटर वैल्यू, इस तरह का मैसेज पहले देंगे, फिर जाकर के आप वो वैल्यू लेंगे। कैसे लेंगे? तो ये दो लाइन जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है बोल्ड में, ये लाइन आपको लिखना है। अब इसको आप जैसे ये समझिए, या तो याद कर लीजिए, या तो समझ लीजिए, या तो आधा समझिए, या तो पूरा समझिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली इसको अगर समझना चाहेंगे तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट क्या करता है, सिस्टम के आउटपुट टर्मिनल पर प्रिंट करवाता है। सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, सिस्टम के इनपुट टर्मिनल से इनपुट लेगा, सिस्टम के इनपुट टर्मिनल से इनपुट लेगा, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेगा, ठीक है। स्कैनर क्या करेगा, उस वैल्यू को स्कैन करेगा, ठीक है। स्कैनर क्या करेगा, उस वैल्यू को स्कैन करेगा। अब दरअसल जो इनपुट लेंगे वो कहां लेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड में लेंगे। अगर हम फ्लोट टाइप का वैल्यू लेंगे तो नेक्स्ट फ्लोट, अगर कैर टाइप का वैल्यू लेंगे तो नेक्स्ट कैर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैर इज नॉट अवेलेबल, उसके लिए अलग कंसेप्ट है। अगर हम फ्लोट लेंगे तो फ्लोट, अगर हम लॉन्ग लेंगे तो लॉन्ग, अगर हम शॉर्ट लेंगे तो शॉर्ट, ठीक है। तो जिस टाइप का वेरिएबल लेंगे उस टाइप का मेथड यूज होगा। नेक्स्ट इंट, अभी हम इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब यहां पर भी थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्कैनर जो क्लास है वो प्री डिफाइंड क्लास है, और नेक्स्ट इंट जो मेथड है उसका वो मेंबर है। नेक्स्ट इंट जो मेथड है वो स्कैनर क्लास का मेंबर है, और ये जो नेक्स्ट इंट मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेंबर है। तो जब नॉन स्टैटिक है तो हम डायरेक्टली स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो अलग से ऊपर में पहले ऑब्जेक्ट बनाए फिर उसको कॉल करवाए। अगर वो स्टैटिक होता तो हम लिख सकते थे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, और ये बिल्ट इन है, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो जो है उसी को हमको बनाना है, उसी को यूज करना है, तो हम लोगों को ये काम करना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आता है कि सिस्टम जो क्लास था ये सिस्टम क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज का था, और जावा डॉट लैंग पैकेज जो है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है हर जावा प्रोग्राम में। तो एक्सप्लिसिटली हमको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं होता है।
लेकिन स्कैनर जो क्लास है इसको हम लोग ये जो है ये यूटिल पैकेज के अंदर होता है, java.util पैकेज के अंदर, तो इसको हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट वैसा ही है जैसे हेडर फाइल वाला कंसेप्ट था कि प्रिंटफ का यूज करेंगे तो stdio हमको इंक्लूड करना होगा, क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे तो conio.h हमको इंक्लूड करना होगा, उसी तरह से स्कैनर का यूज करेंगे तो java.util हमको इंपोर्ट करना होगा। हेडर फाइल का कहां पे लिखते थे हम लोग, टॉप लाइन पे लिखते थे, उसी तरह से इंपोर्ट java.util जो है हमेशा टॉप लाइन पे लिखेंगे, वो एकदम ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर अपना प्रोग्राम। ठीक है, अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 6 पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ओहो, एग्जाम्पल नंबर 6। सबसे पहला लाइन, इंपोर्ट java.util.star। स्टार का मतलब यूटिल पैकेज के अंदर जो भी क्लास है सारे क्लास को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा रहे हैं। यहां पर अगर तुम स्कैनर भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। देखो वो क्लास है तो क्लास का पहला लेटर तो कैपिटल होगा ना, इसको हम कमेंट बना रहे हैं और इसको हम लिखते हैं, तो ये भी मेरा काम करेगा क्योंकि हम अभी स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं, बाकी का यूज कर नहीं रहे हैं, बट स्टार लगाने से वो सब कुछ वो इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, फाइनल फ्लोट पी इक्वल टू 3.14 इंटर रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, अब हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो पहला तो हमको पाई का वैल्यू चाहिए और पाई का वैल्यू फिक्स होता है, तो हम लोग एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, फाइनल फ्लोट पी इक्वल टू 3.14। इसके बाद हम यूजर को मैसेज देंगे इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, और फिर इनपुट लेने के लिए ये 2 लाइन लिखेंगे। अभी तुरंत जो हम एग्जांपल ऊपर में देखे थे वही एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट आर इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर एससी जो है वो कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड एनीथिंग, एससी इसलिए लिख रहे हैं कि पता चले कि वो स्कैनर है। ठीक है, इंट आर इक्वल टू फ्लोट एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वो लिखे और फाइनली हम लोग आउटपुट में उसको प्रिंट करवा दिए। ठीक है, फाइनली आउटपुट में उसको हम लोग प्रिंट करवा दिए। अब हम लोग इसको रन करवा के देख लेते हैं कि क्या आता है। पहले तो इसको सेव कर दिया जाए, सेव। इंटर रेडियस ऑफ सर्कल 3, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 314.0, क्योंकि हम लोग जो आउटपुट दिखा रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, सॉरी किस टाइप का ये है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, ये फ्लोट टाइप का है, तो ये फ्लोट में जो है 0 को प्रिंट करेगा दशमलव के बाद। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, अगर कोई दूसरा नंबर होता तो वो नंबर प्रिंट होता। आई थिंक एवरीथिंग जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो हम लोग सारे चीजों को रिवाइज कर लिए, कवर अप कर लिए, जो भी उसमें और कंसेप्ट था वो डिस्कस कर लिए, अच्छा एग्जाम्पल लिए उसको समझाने के लिए, और आई थिंक कि अब आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। ओके।